प्लेन में 33 पैसेंजर्स इस क्रैश को सरवाइव कर जाते हैं, जिनमें से कई लोग बुरी तरह से जख्मी होते हैं और किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि ये अब कहाँ मौजूद है। इस सर्वाइवल की ये दर्दनाक कहानी तो अभी बस शुरू होती है। ना तो उस वक्त वो लोग ये इमेजिन कर सकते थे और ना ही आप इस वक्त ये इमेजिन कर सकते हो कि आगे चलकर इन सर्वाइवर्स के साथ क्या हुआ था। ये दिल दिला देने वाली कहानी यूरुग्वाइन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की है। जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्रैश के एकदम बाद 2 लोग ऐसे भी थे जिन्हें कोई चोट नहीं आई थी, जो बिल्कुल सही सलामत थे। पहले 19 साल के रोबर्टो कैनिसा और दूसरे 20 साल गुस्तावो जर्बिनो। ये दोनों मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, तो फौरन ये इस काम पर लग जाते हैं कि कैसे जख्मी लोगों की मदद की जाए। जितना इनसे हो सकता था ये दोनों बचे हुए सर्वाइवर्स की मदद करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे बाद ही एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। 4 हवाई जहाज सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए भेजे जाते हैं। ये हवाई जहाज रात तक तलाश को जारी रखते हैं, लेकिन प्लेन के वाइट होने की वजह से इन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। प्लेन एक ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां हर तरफ व्हाइट स्नो और बर्फ थी, जिसकी वजह से इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स ये सोचते हैं कि किसी तरह आज की रात गुजारी जाए, अगले दिन रिसर्च टीम हमें जरूर ढूंढ लेगी। 5 जख्मी पैसेंजर्स उस बर्फीली रात को सरवाइव नहीं कर पाते और अब प्लेन में सिर्फ 28 लोग बचते हैं। ये लोग प्लेन की बची कुची बॉडी को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लगेज का सामान, सीट्स और बर्फ को इस्तेमाल कर ये प्लेन के पीछे के हिस्से को क्लोज करते हैं ताकि ये इसमें गर्म रह सकें और रात गुजार सकें। अगले दिन 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और यूरोप से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन वो फिर भी इन्हें नहीं ढूंढ पाते। सर्वाइवर्स प्लेन की छत पर लिपस्टिक से SOS भी लिखने की कोशिश करते हैं और बर्फ पर सूटकेसेस की मदद से एक क्रॉस भी बनाते हैं ताकि वो पायलट्स की नजरों में आ सकें। उस दिन इन्हें 3 हवाई जहाज नजर आते हैं। ये लोग चिल्लाते हुए अपने हाथों को हिलाते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही ये रियलाइज हो जाता है कि इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और एक और दिन इन्हीं कोशिशों में गुजर जाता है। क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो प्राडो, जो क्रैश के बाद कोमा में चले गए थे, वो जाग उठते हैं। उठते ही उन्हें ये मालूम पड़ता है कि उनकी मदर क्रैश में मारी जा चुकी हैं और उनकी 19 साला बहन बहुत ज्यादा जख्मी है। प्राडो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं। वो उनके लिए खाना लाते हैं, पानी लाते हैं, लेकिन 8 दिन बाद उनकी बहन भी आखिरकार सरवाइव नहीं कर पाती। क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो प्राडो, जो क्रैश के बाद कोमा में चले गए थे, वो जाग उठते हैं। उठते ही उन्हें ये मालूम पड़ता है कि उनकी मदर क्रैश में मारी जा चुकी हैं और उनकी 19 साला बहन बहुत ज्यादा जख्मी है। प्राडो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं। वो उनके लिए खाना लाते हैं, पानी लाते हैं, लेकिन 8 दिन बाद उनकी बहन भी आखिरकार सरवाइव नहीं कर पाती। सर्वाइवर्स में ज्यादातर पैसेंजर्स ऐसे थे जो गर्म इलाकों में रहते थे, जिसकी वजह से उनके लिए -30 डिग्री सेल्सियस की इस ठंड को बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो रहा था। क्रैश के 8 दिन बाद रेस्क्यू टीम्स थक हार कर ये सोचती हैं कि अब तक इस ठंड में कोई भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचा होगा। इसीलिए 142 घंटों और 30 मिनटों की रिसर्च के बाद इस सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सर्वाइवर्स को प्लेन की सीट्स के दरमियान से एक ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा हुआ मिलता है। इनमें से एक सर्वाइवर रॉय हार्ली, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट थे, वो इस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। वो एक लंबा सा एंटीना बनाते हैं और इस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं और इनकी 2 दिनों की कोशिशों के बाद ये रेडियो ऑन हो जाता है। ऑन होने पर यह मालूम पड़ता है कि इस रेडियो से सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन की जा सकती है, यानी सिर्फ बाहर की आवाजों को सुना जा सकता है और अपना कोई भी मैसेज नहीं दिया जा सकता। इसी रेडियो को ऑन कर इन्हें ये मालूम पड़ता है कि सर्च ऑपरेशन को अब बंद किया जा चुका है, जिसे सुनने के बाद सभी लोग उम्मीद खो देते हैं और कुछ लोग रोने लग जाते हैं। इन लोगों को अब बर्फ की पहाड़ियों में पड़े कई दिन गुजर चुके होते हैं। इनके पास खाना भी बहुत कम तादाद में मौजूद था, जो कि दिन गुजरने के साथ साथ खत्म होता जा रहा था, तो इनके लिए खाने की भी बहुत कमी होने लगी थी। इन लोगों के पास सिर्फ 8 चॉकलेट बार्स, मसल्स के कुछ टिन, 3 जैम के बार्स, एक एलमंड्स का जार, कुछ डेट्स, कुछ कैंडीज और वाइन की कुछ बोतल्स थी। इन्होंने इस खाने को थोड़ा थोड़ा कर इस्तेमाल किया था। इनमें से एक सर्वाइवर प्रेडो ने तो एक चॉकलेट कवर्ड पीनट को 3 दिन तक खाया था, लेकिन इस सब के बाद भी खाना अब खत्म होने लगा था। अब 11 दिन गुजर चुके थे और खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था। इन लोगों ने अब प्लेन के पार्ट्स को खाना शुरू कर दिया, जैसा कि सीट्स के अंदर लगे कॉटन को और लेदर को, लेकिन इसकी वजह से वो मजीद बीमार पड़ गए। सिचुएशन अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सिचुएशन अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने ये डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अब मरे हुए लोगों की बॉडीज को खाने के अलावा इनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन ये डिसीजन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था,
क्योंकि जो लोग इस क्रैश में मारे गए थे वो एक दूसरे के दोस्त, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स थे। लेकिन जब वक्त गुजरने के साथ इन्हें ये एहसास हुआ कि अब इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, तो फाइनली इन्होंने इंसानों के मीट को अपना खाना बनाया। अभी एक आफत टली नहीं थी। क्रैश के 16 दिन बाद 29 अक्टूबर की रात के वक्त जब ये लोग प्लेन में सो रहे थे तो अचानक बर्फ का तूफान आ गया और ये बर्फ देखते ही देखते प्लेन के इस टुकड़े में भर गई, जिसकी वजह से 8 लोग सांस की कमी की वजह से मारे जाते हैं और अब सिर्फ 19 लोग ही बचते हैं। प्राडो एक मेटल पोल को इस्तेमाल कर 2 दिन की कोशिश के बाद बर्फ में एक होल बनाते हैं और बर्फ को खोद कर ये सरफेस पर पहुंचते हैं। तब इन्हें ये मालूम पड़ता है कि बाहर बर्फ का तूफान आ रहा है, इसीलिए अंदर बैठने में ही भलाई है। और अगले 3 दिन तक ये लोग प्लेन की इस छोटी सी जगह में फंसकर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो मौसम साफ हो गया होता है। अब इन्हें ये एहसास हो जाता है कि इन्हें जिंदा बचने के लिए किसी से उम्मीद लगाए बिना ही खुद से कोशिश करनी होगी। ये लोग ये सोचते हैं कि अगर मरना ही है तो पूरी कोशिश करके मरा जाए। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनमें से 3 लोग, कैनिसा, प्राडो और विजिंटिन, मिलकर पैदल चलेंगे और मदद ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इन्हें ज्यादा खाना और गर्म कपड़े देकर भेज दिया जाता है। ये लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर हम वेस्ट की तरफ चलें तो हम चिली के कंट्री साइड एरिया तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इनका ये अंदाजा बिल्कुल गलत था। क्रैश को अब 33 दिन गुजर जाते हैं। घंटों तक चलने के बाद इन्हें अपने ही क्रैश हुए प्लेन के पीछे का टुकड़ा मिलता है, जिनमें इन्हें थोड़े बहुत कपड़े, खाना और दवाइयां मिलती हैं, जिसे लेकर ये फिर से चलना शुरू हो जाते हैं। क्रैश के 59 दिन बाद फिर से एक बर्फ का तूफान आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों लोग अभी भी चल रहे होते हैं और एक मौका ऐसा आता है कि इनकी भी हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन ये हार नहीं मानते और मुसलसल चलते रहते हैं। ये ग्लेशियर्स पर चढ़ते हैं, पहाड़ों को क्लाइंब करते हैं और जब ये टॉप पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि हर तरफ सिर्फ बर्फ के पहाड़ ही पहाड़ हैं। इनकी हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है, इनमें अब चलने की भी हिम्मत नहीं रहती। क्रैश के 59 दिन बाद फिर से एक बर्फ का तूफान आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों लोग अभी भी चल रहे होते हैं और एक मौका ऐसा आता है कि इनकी भी हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन ये हार नहीं मानते और मुसलसल चलते रहते हैं। ये ग्लेशियर्स पर चढ़ते हैं, पहाड़ों को क्लाइंब करते हैं और जब ये टॉप पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि हर तरफ सिर्फ बर्फ के पहाड़ ही पहाड़ हैं। इनकी हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है, इनमें अब चलने की भी हिम्मत नहीं रहती। लेकिन फिर दूर इन्हें 2 पहाड़ नजर आते हैं जिस पर बर्फ नहीं होती। ये अंदाजा लगाते हैं कि इन्हें उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते रहना चाहिए। कई दिनों की हाइकिंग के बाद ये फाइनली अब एक वैली में पहुंचते हैं, जहां इन्हें एक नदी दिखाई देती है। उस वक्त एक नदी का मिल जाना इनके लिए सोने पर सुहागा होता है। इन लोगों की जान में जान आती है और ये नदी से पानी पीने के बाद ये फैसला करते हैं कि ये नदी के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि ये नदी किसी न किसी गाँव या किसी ऐसे इलाके तक जरूर पहुँचेगी जहाँ इंसान बसते होंगे। आखिरकार 9 दिन हाइकिंग करने के बाद इन्हें इंसानों की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। इन्हें खेतों में कुछ गायें नजर आती हैं और थोड़ा और चलने पर इन्हें नदी के किनारे पर 3 लोग खड़े दिखाई देते हैं। ये जोर जोर से चिल्लाते हैं और आवाज लगाते हैं, तो इनमें से एक शख्स इन्हें देख लेता है और चिल्लाकर बोलता है कि टुमारो, यानी वो कल फिर से आएगा। अगले दिन वो आदमी अपने दोनों साथियों के साथ दोबारा घोड़े पर आता है और अपने साथ कुछ खाना और पेपर और पेंसिल लाता है। वो इस पेपर और पेंसिल को पत्थर के साथ धागे से बांधकर इनके पास फेंकता है। तकरीबन 2 महीने गुजर जाने के बाद प्राडो अब अपना पैगाम बाहर की दुनिया तक पहुंचा रहे थे। प्राडो उस पेपर पर लिखते हैं कि मैं यूरुग्वाइन से आया हूं, हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं, मेरे जख्मी दोस्त क्रैश साइट पर मौजूद हैं, हमारे अंदर चलने की भी हिम्मत नहीं रही, हम कमजोर हैं, प्लीज हमें बचा लो। जब वो आदमी इस नोट को रीड करता है तो ये शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें ये यकीन ही नहीं होता कि ये वही लोग हैं जिनके क्रैश होने की खबर इन्होंने 2 महीने पहले सुनी थी और ये अभी भी जिंदा हैं। वो एक ब्रेड को इनकी तरफ फेंकते हैं और मदद के लिए रवाना हो जाते हैं। 10 घंटे सफर करने के बाद एक आर्मी हेडक्वार्टर से फाइनली इनके लिए हेल्प भेज दी जाती है और इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। मालूम पड़ता है कि ये दोनों अब तक 61 किलोमीटर पैदल चल चुके थे। ये खबर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल जाती है और पूरे 72 दिनों के बाद बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स को भी फाइनली रेस्क्यू कर लिया जाता है। 2 रेस्क्यू प्लेन्स को क्रैश साइट की लोकेशन पर भेजा जाता है, जो इन बचे हुए 16 लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। ये थी दिल दहला देने वाली कहानी फ्लाइट 571 की। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।